हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशंस यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसकी पार्ट 5 में हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो अपना जो असम के अंदर चला जो आंदोलन है उसके बारे में, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, यानी कि कैसे जो है पंजाब के अंदर एक ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी, एक ऐसा अशांति जो है वो क्षेत्र विकसित हो गया था और वहाँ मतलब राष्ट्रपति शासन लागू करके, और कैसे संत भिंडरावाले के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो चलाया गया, और पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की जो एक मांग जोर पकड़ने लगे थे और उसके कारण पंजाब के अंदर जो है वो अशांति जो है वो उत्पन्न हो गई थी, और फिर कैसे धीरे धीरे जो है पंजाब के अंदर जो है शांति बहाल की गई और फिर वहाँ इलेक्शन करवाए गए, और आज भी मतलब हम देखते हैं कि अब पंजाब के अंदर शांति जो है व्यवस्था कायम है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो घटित घटनाएं हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार से जो सिख धर्म के जो लोग हैं, उन सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हुई। क्यों? क्योंकि जो श्रवण मंदिर है, जो उनका एक सबसे, हम ये जो गोल्डन टेम्पल है, सबसे पवित्र स्थल है, और उस श्रवण मंदिर के ऊपर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार या भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, और उस कार्रवाई से जो उसको क्षति पहुंची, तो जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, उन सिख समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो काफी आहत हुई। उससे क्या हुआ कि उनमें मतलब क्या है, एक ऐसी भावना, एक धार्मिक जो भावना उत्पन्न हुई, और उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया सेंटर में जो सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंदिरा गांधी थी। तो वहां हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो घटित घटनाएं हैं, जैसे ये जून 1984 में हुआ, और 31 जो अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 1984 को जो इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, उस इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एंटी सिक्स जो है वो रॉयट्स हुए अपने देश के अंदर, और विशेषकर दिल्ली में। ये मसला क्या था कि जो इंदिरा गांधी की जो हत्या करने वाले थे, उसी के खुद के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो तीनों ही सिख समुदाय के मानने वाले लोग थे। हालांकि जो केजीबी है, रसिया की जो मतलब इंटेलिजेंस जो एजेंसी है, उसने 10 दिन पहले इंदिरा गांधी को ये सूचना दे दी थी कि भी इस सिख धर्म के लोगों से आपको जान का खतरा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह नहीं की, और उसने उसका ये मानना था कि भी मैं एक सेकुलर जो है उसमें विश्वास करती हूँ, और इस प्रकार जो है मैं किसी के साथ इस प्रकार जो है वो भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उस हत्या के बाद जो है अपने देश के अंदर एंटी सिक्स जो रॉयट्स हैं, जो सांप्रदायिक सिख विरोधी जो आंदोलन है, वो विशेषकर दिल्ली में सबसे ज्यादा इसका असर हुआ। दिल्ली में मतलब 3000 सिख समुदाय के जो लोग हैं, उस सिख समुदाय के लोगों की हत्या हुई। उसमें जो एंटी सिक्स जो रॉयट्स हैं, उसको भड़काने में वहां के दो स्थानीय जो लीडर्स थे, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, इनका काफी योगदान था। हालांकि कांग्रेस सरकार कई बार इनको दल से निष्कासित भी कर चुकी है, लेकिन उसमें सज्जन कुमार जो है अब सजायाफ्ता है, उनकी जेल हो चुकी है इन मामलों में। और तो वहाँ जो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार है, वहाँ उन स्थानीय लोगों को वो हिंसा भड़काने में उन्होंने काफी मदद की। और उस समय जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उन्होंने भी एक विवादास्पद बयान दिया था, अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलेगी ही। तो वहां हम देखते हैं कि विशेषकर जो सिख समुदाय के लोगों की जो बस्तियां हैं, उनको टारगेट किया गया था, यानी कि 3 दिन तक
मानवता का ऐसा नंगा नाच जो है वो खेला गया और उनकी औरतों को जो है जैसे बलात्कार की घटनाएं घटी या जैसे उन सिख समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, यहाँ तक कि उनके गले में जिंदे जो लोग हैं उनके गले में जलते हुए टायर डालना या पेट्रोल डालना या पेट्रोल से उनको आग लगा देना या जिंदा जो है वो जमीन में दफना देना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 दिन तक दिल्ली के अंदर जो है मानवता के खिलाफ एक ऐसा नंगा नाच खेला गया था जिसमें पूरे जो है अपने सेकुलर सिस्टम को शर्मसार किया गया था। और फिर 3 दिन के बाद अचानक ऐसा हुआ कि मानो उस स्विच को ऑन कर दिया गया है। तो ऐसा हम देखते हैं कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसने हाथ पर हाथ धरे बैठी रही या वो लोग गए भी हैं लेकिन वहाँ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं थी। तो हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो घटित घटनाएं हैं उसमें दिल्ली के अंदर जो सिख विरोधी जो दंगे हैं उनको भड़काया गया था और ऐसे 3000 लोगों को जो है उसमें टारगेट किया गया था। अब हम देखते हैं कई बार न्यूज़पेपर मैगजीन सीएन के अंदर तो वो ऐसी रोती हुई महिलाएं जो है वो सामने आती हैं कि मैंने अपने पति और बेटे को अपने फर्नीचर से उनका दाह संस्कार किया, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और मेरे आंखों के सामने ही जो है मेरा परिवार जो है जो हंसता खेलता जो कुछ ही मतलब घंटों के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो है वो नष्ट हो गया था। तो हम देखते हैं कि ऐसे सिख विरोधी दंगे हुए अपने देश के अंदर। तो उसके बाद जो है ये तो था हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके परिणाम। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा असम आंदोलन। यानी कि जो असम आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी 1979 के अंदर। यानी कि असम आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो है वो 1979 के अंदर हुई और ये जो है आसू यानी कि ये एक प्रकार से छात्र संगठन था, एक प्रकार से जो है ये अपना एक छात्र संगठन था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, एक प्रकार से ये छात्र संगठन था। और कैसे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि बाद में ये एक पॉलिटिकल एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि असम के अंदर जो ये आंदोलन है इस आंदोलन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये आंदोलन क्यों हुआ। तो देखो असम जो है असम के अंदर वहां हम देखते हैं एक तो जो चाय के बागान है, जो चाय के बागान हैं उन चाय के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो दूसरे स्टेटों से आकर के और वो कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर वहां के जो चाय बागान हैं या वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे तेल है, नेचुरल गैस है, तो वहां के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर बाहरी लोगों का वर्चस्व है। यानी कि उन रिसोर्सेज के ऊपर वो बाहरी लोग जैसे अपने भारत से भी दूसरे अन्य स्टेटों के जो मारवाड़ी या जो बड़े महाजन वगैरह हैं या और दूसरे जो पूंजीपति लोग हैं तो उनके संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया है। तो वहां एक तो ये कारण था, दूसरा बाहरी लोगों से आने के कारण जो वो सस्ते दर पर भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो जो असम के जो मूल निवासी हैं उन लोगों के अपने बेरोजगारी का जो है वो डर सताने लगा कि इससे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा कारण क्या था वहां कि अवैध रूप से बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं अवैध तरीके से अवैध रूप से बांग्लादेश और बंगाल से आने वाले जो लोग हैं, बांग्लादेश और बंगाल से, उन लोगों यानी ऐसे नहीं वो लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं जिनका मतदाता सूची में नाम है, यानी कि अब जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सीए और एनआरसी बिल लेकर के और ऐसे अवैध रूप से जो बांग्लादेशी वहां आकर के बसे हैं उनको अब वहां से निकाला जाएगा। तो उनके मन में ये भय सताने लगा कि
इससे क्या हो, इससे जो हमारे जो स्थानीय मूल निवासी हैं वहां हम माइनॉरिटी में आ जाएं। चौथा कारण क्या था कि उनको कैसे अपनी क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उन क्षेत्रीय भावनाओं का मतलब एक हम ये देखते हैं कि वो क्षेत्रीय भावना एक आंदोलन का रूप लगी। तो उसमें चौथा ये है कि वहां की जो असम की जो जनजाति जो इलाके हैं उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी अपनी एक संस्कृति है, उनकी अपनी एक धार्मिक भावनाएं हैं, ठीक है। यानी कि उनकी उन लोगों की अपनी पहचान है, उस पहचान में उनका खाना है, उनका पहनावा है, उनके अपने धार्मिक विश्वास हैं और उनकी अपनी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं। जैसे वहाँ का जो मुख्य जो उत्सव है वो है बिहू, वहाँ का जो मुख्य उत्सव है। तो इससे उनके मन में जो क्षेत्रीय भावनाएं उभरी कि भी इससे जो हमारी कल्चर है, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारा पहनावा है, जो हमारे रीति रिवाज और परंपराएं हैं, क्योंकि बाहरी लोगों के आने से वहाँ उनकी अपनी अलग कल्चर होगी, उनके अपने अलग पहनावा होगा, उनके अपने अलग सामाजिक मूल्य होंगे। तो इससे क्या है कि इससे हमारी जो पहचान है, यानी कि जो असमिया जो पहचान है, उस पहचान को खतरा है। ये डर सताने लगा उन लोगों के मन में, एक भय उत्पन्न होने लगा और उन्हीं क्षेत्रीय भावनाओं के कारण वहां पर जो एक छात्र संगठन का निर्माण हुआ, उस छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के खिलाफ एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और वो स्टार्ट हुआ था 1979 के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि असम के अंदर जो असमिया पहचान है, असम की जो अस्मिता है, उस असमी अस्मिता की समर्थन में असम के लोगों के द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया था, विशेषकर बाहरी लोगों से, क्योंकि बाहरी लोगों से उनको डर सताने लगा कि तो हमारे रिसोर्सेज के मालिक बन बैठे, हमको यहाँ बेरोजगार कर दिया, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो विश्वास है, हमारी जो पहचान है, उसको खतरा है। और विशेषकर जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले जो अप्रवासी भारतीय जो बांग्लादेशी हैं, उससे क्या हुआ कि उससे तो हम अल्पसंख्यक समुदाय में आ जाएंगे और फिर हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। तो वो डर सताने लगा उनको। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था 1979 में, वो था एक छात्र संगठन। और ये छात्र संगठन जो है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक गैर दलीय आंदोलन था, एक गैर दलीय आंदोलन था। ये स्टार्ट में जब ये स्टार्ट हुआ तो उसमें एक गैर दलीय आंदोलन था। गैर दलीय मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो वहां पर क्या होता है कि असम के अंदर फिर एक जो आंदोलन है, वो आंदोलन जो है, वो छात्र संगठन जो है वो उग्र हो जाता है, वो उग्र हो जाता है। और उसमें क्या होता है, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, हत्या, इस प्रकार की घटनाएं घटने लग जाती। यानी कि असम जो है, जो वहाँ के जनजाति जो लोग हैं, जो उनकी एक पहचान है कि वो पूरे के पूरे जो है वो प्रकृति जो उसको मानते हैं और शांति प्रिय अपना जीवन व्यापन करते हैं, उस शांत क्षेत्र में और वो अशांत क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो फिर यहाँ देखो क्या होता है कि 1985 में जब अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं राजीव गांधी, उस राजीव गांधी के साथ जो है, देखो यहाँ 1983 में इलेक्शंस होते हैं असम के अंदर, और जो अशांत वाला जो क्षेत्र है, उस अशांति वाले क्षेत्र में इलेक्शंस भी होते हैं 1983 के अंदर। और उस इलेक्शंस में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती है, लेकिन वहाँ के जो विश्वेश्वरैया जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके शासनकाल में भी काफ़ी आंदोलन जो है वो उग्र हो जाता है। और फिर वहाँ पर राजीव गांधी जो है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन छात्र संगठन के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं कि भी शांति का यदि हम चाहते हैं असम के अंदर, तो क्यों ना हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से या आपसी डायलॉग से, आपसी वार्ता से इस समस्या का हम सोल्यूशन करें। तो जो छात्र संगठन जो था, वो छात्र संगठन में
जो उसके साथ जो मुख्य जो बातचीत हुई वो बातचीत कौन कौन सी थी। तो पहला है राजीव गांधी के साथ जो समझौता हुआ था, वो पहला ये था कि भाई 1971 यानी कि 1971 के बाद जो अवैध रूप से असम के अंदर रह रहे हैं लोग, उनको बाहर निकाला जाए। उनकी पहली मांग थी कि 1971 के बाद, यानी कि जो युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, उस समय के बाद जो यहाँ लोग आए हैं, उन लोगों को वापस जो है वहां से उनके देशों में वापस भेजा जाए, यानी उनको उनका निष्कासन किया जाए। दूसरा ये था कि असम और बांग्लादेश के बीच एक बाड़ाबंदी की जाए, यानी कि कांटेदार जो मतलब एक सीमा के ऊपर जो कांटेदार जो है तार जो है वो उस सीमा के ऊपर लगाए जाए, उसकी बाड़ाबंदी की जाए। तीसरा ये था कि अशांत और उपद्रव क्षेत्र घोषित होने पर असम में लागू किए गए कानूनों की समाप्ति, यानी कि अब असम के अंदर क्या था कि जो अशांत क्षेत्र था, तो उस समय जो कानून वगैरह या जो मिलिट्री को ज़्यादा पावर दी गई थी, तो वो उस समय जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को वापस लिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि जिन पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों ने ज्यादती की हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये इसकी मुख्य बातें थी। लेकिन उसके बाद जो है असम के अंदर इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शंस में प्रफुल्ल कुमार महंत जो है वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन अब ये छात्र आंदोलन जो है वो छात्र आंदोलन दो धड़ों में बंट जाता है। एक जो धड़ा जो है वो सशस्त्र विद्रोह का सहारा लेता है और उस सशस्त्र विद्रोह के ऊपर वो उतारू हो जाता है और असम के अंदर फिर वही चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो घटती हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि मिलिट्री को जो है कुछ ऐसे अपने कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे और उन विशेषाधिकारों के कारण जो है वहाँ पर मिलिट्री एक्शंस के माध्यम से उनके ऊपर काबू पाया गया और उनके जो कैंप्स वगैरह थे या जिनको बाहरी उनसे समर्थन मिल रहा था, वो समर्थन जो है या उनकी जो चैन सिस्टम जो था उसको कमज़ोर किया गया। और अब जो है असम के अंदर जो है इलेक्शंस होते हैं और वहाँ अपनी जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक जो सरकारें होती हैं वो अपना शासन स्थापित करती हैं। तो ये था भाई आपका असम आंदोलन। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के दुष्परिणाम क्या हैं और उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कैसे जो है वो कम किया जा सकता है। धन्यवाद।